क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुनें। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18 प्लस दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 189, हिस्सा छोड़े। एक पल के लिए हर किसी का दिमाग तेज गति से काम कर रहा था, यह सोचकर कि वे जीवित पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन को कैसे पकड़ सकते हैं। सीटू जिन और तांग कियाओ कियाओ ने एक दूसरे की चुटकी ली। हालांकि वे दोनों व्यक्तिगत रूप से सबसे मजबूत नहीं थे, वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और अगर वे एक साथ आ गए तो उन्हें किसी का डर नहीं था। इसके अलावा दो सबसे मजबूत लोगों में से एक, डुआन यू, पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो गया था और अब कोई खतरा नहीं था, जिसने केवल लॉर्ड कोल्डक्रो को छोड़ दिया। छहों लोगों की आंखें टिमटिमाती रहीं, जैसे उन सभी को वर्तमान स्थिति का एहसास हो गया हो। यहाँ तक कि माँ वेंडी, यान फेयू और शी होंगकाई भी एक दूसरे के साथ सार्थक नजरें मिला रहे थे। उनमें से तीन सबसे कमजोर थे, और यदि लड़ाई छिड़ती तो वे हारने वाले पक्ष में होते। अचानक लॉर्ड कोल्डक्रो, जो सबसे मजबूत था, सबसे कमजोर पक्ष बन गया। अचानक लॉर्ड कोल्डक्रो जोर से हंसे और बोले, हाँ हाँ, आप क्या कर रहे हैं? यह मत भूलिए कि जब हम निकले थे तो हम किस बात पर सहमत हुए थे। ईमानदारी एक शिकारी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यदि किसी व्यक्ति में ईमानदारी नहीं है तो वह इंसान होने के योग्य नहीं होगा। जैसे ही उसने यह कहा, उसका चेहरा आक्रोश से भर उठा। यह पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन कीमती है, लेकिन हम इसे अपने नैतिक चरित्र को छीनने नहीं दे सकते। कम से कम मैं, कोल्डक्रो, अपने शब्दों और दायित्वों के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। उपस्थित लोग सभी धूर्त बूढ़े लोमड़िया थे। जब माँ वेंडी ने उसे प्रदर्शन करते हुए देखा तो उन्होंने उपहास किया, फिर सहमत 8 शेयर 7 में क्यों बदल गए। लॉर्ड कोल्डक्रो की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उन्होंने कुछ हद तक शर्मिंदा होकर कहा, इस पर सभी की सहमति थी, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ। वे दो अलग अलग मामले हैं। वास्तव में इसे हल करना मुश्किल नहीं है। जब तक आप में से कोई भी मुझे संतुष्ट करने वाली कीमत बता सकता है, मैं अपना हिस्सा उसे दे दूंगा। यह वास्तव में एक अच्छा विचार था, लेकिन शी होंगकाई ने उपहास किया, कुछ ऐसा जिसकी कीमत पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन के 1 शेयर के बराबर है। मुझे डर है कि यहाँ हम में से कोई भी इतना अमीर नहीं है। क्या हम हैं? लॉर्ड कोल्डक्रो ने कहा, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। यदि कोई पेशकश करने को तैयार है तो हो सकता है कि कोई प्रस्ताव ले ले, फिर जिसने पेशकश की है वह दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ले लेगा। यह कोई बुरा विचार नहीं हो सकता है। भीड़ शांत हो गई। अचानक यान फेयू ने कहा, मेरे पास ताबीज संप्रदाय द्वारा निर्मित एक 6ठी स्तरीय प्राचीन आत्मा ताबीज है, जिसे केवल एक महान मार्शल मास्टर के साधना आधार के साथ सक्रिय किया जा सकता है। यह एक रक्षात्मक आत्मा ताबीज है, जो एक सितारा मार्शल सम्राट के पूर्ण शक्ति हमले का विरोध करने के लिए पर्याप्त है। यह ताबीज संप्रदाय के एक बुजुर्ग द्वारा बनाया गया है, जो बहुत बूढ़ा हो गया था, और इसका मूल्य अथाह है। मैं इसे एक हिस्से के बदले में उपयोग करूंगा। आप में से कौन सा क्या हार मानने को तैयार है? 6ठी श्रेणी का प्राचीन आत्मा ताबीज। भीड़ अचंभित रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यान फेयू के पास इतना खजाना होगा। इस प्रकार का प्राचीन आत्मा ताबीज संप्रदाय की एक गुप्त तकनीक थी। वे ताबीज उत्पादकों के खेती के आधार को ताबीजों में जबरदस्ती दबाकर बनाए गए थे, और उनका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। और जब ताबीज का उत्पादन किया गया तो इसे बनाने वाले व्यक्ति का साधना आधार हमेशा के लिए चला जाएगा। इससे भी बुरी बात यह है कि सफल शोधन की संभावना बेहद कम थी। यहाँ तक कि ताबीज संप्रदाय में भी इस तरह की बात बहुत दुर्लभ थी। केवल कुछ मरणासन्न विशेषज्ञ ही ताबीजों को परिष्कृत करने के लिए गुप्त तकनीक का उपयोग करते थे, और फिर उन्हें अपने प्रत्यक्ष कनिष्ठों को दे देते थे, जो उनके जीवन रक्षक साधन के रूप में कार्य करते थे।
इस तरह का तावीज जो एक सितारा मार्शल सम्राट के पूर्ण शक्ति हमले का विरोध कर सकता था, उनके लिए भी बेहद मूल्यवान था, जो सामान्य योद्धाओं का तो जिक्र ही नहीं, मार्शल ग्रैंड मास्टर भी थे। एक महान मार्शल मास्टर के साधना आधार वाला एक योद्धा एक सितारा मार्शल सम्राट के पूर्ण शक्ति हमले का विरोध कर सकता था। ऐसा प्रलोभन उन प्रमुख परिवारों और शक्तियों के प्रत्यक्ष वंशजों के लिए अनूठा था। तो चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों न हो, कोई ना कोई उसे खरीद ही लेगा। इस तरह की चीज की हमेशा से ही काफी मांग रही है। यूंगसियाओ भी थोड़ा प्रलोभित था, यहां तक कि वह भी नहीं जानता था कि इस तरह के प्राचीन आत्मा तावीज को कैसे परिष्कृत किया गया था। तावीज संप्रदाय हमेशा स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप पर एक रहस्यमय संप्रदाय रहा है, जो शायद ही कभी बाहरी लोगों से संपर्क करता था। यह वास्तव में एक अच्छा खजाना है, लेकिन यह मूल रूप से हमारे जैसे लोगों के लिए बेकार है और हम नहीं जानते कि इसे कितने में बेचा जा सकता है, सीटू जिन ने ठंडे स्वर में कहा। स्पष्टतः वह विचलित नहीं हुआ। यान फेयू थोड़ा अप्रसन्न दिखे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस चुप रहे। अचानक लॉर्ड कोल्डक्रो हंसे और बोले, तुम में से किसके पास गहरा यिन पत्थर है? यदि तुम्हारे पास एक है तो मैं उसे अपने हिस्से से बदल दूंगा। हर कोई नाक भौं सिकोड़ रहा था। डार्क यिन पत्थर एक प्रकार के पत्थर थे जो बड़ी मात्रा में मृत आभा को अवशोषित करने के बाद अत्यधिक यिन और ठंडी ऊर्जा उत्पन्न करते थे, और यह बहुत महंगा था। इसका उस खेती तकनीक से गहरा संबंध था जिसे लॉर्ड कोल्डक्रो खेती कर रहे थे। यूनक्सियाओ ने अपने दिल में आह भरी। डार्क यिन स्टोन और आउटवर्ल्ड डार्क जेड एक ही तरह की चीजें थीं, लेकिन डार्क यिन स्टोन का ग्रेड डार्क जेड की तुलना में बहुत कम था और आउटवर्ल्ड डार्क जेड का सर्वोच्च ग्रेड था। अफसोस की बात है कि उसने केवल एक टुकड़ा ही चुराया था, जिसे जिंगयान परिवार का सफाया करने के लिए इस्तेमाल करते समय उड़ा दिया गया था। हालांकि एक आउटवर्ल्ड डार्क जेड एक ऐसी चीज थी जिसके लिए मार्शल सॉवरेन भी लड़ते थे, और लॉर्ड कोल्डक्रो के स्तर पर किसी के लिए इसके अस्तित्व के बारे में जानना असंभव था। तो खेती के लिए एक गहरा यिन पत्थर प्राप्त करना पहले से ही उसकी सबसे बड़ी आशा थी। दुर्भाग्य से कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने देखा कि सभी लोग अपना सिर हिला रहे थे। माँ वेंडी थोड़ा अधीर थे और उन्होंने कहा, अगर हम ऐसा करते रहे तो यह कब तक चलता रहेगा? हम प्राइमर्डियल स्टोन्स के साथ व्यापार क्यों नहीं करते? जब तक मात्रा एक निश्चित स्तर तक पहुंचती है, मुझे यकीन है कि कोई इसे स्वीकार करेगा। उन्होंने जो कहा वह उचित था, लेकिन कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा यदि आदिम पत्थरों की संख्या बहुत कम थी, और कोई भी इतने कम समय में बहुत सारे पत्थर नहीं निकाल सकता था। अचानक यूंगसियाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने 5 तत्वों के कड़ाही पर नजर डाली। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इसमें मौजूद पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन को फीनिक्स आभा से पदानुक्रमित दमन की आदत हो गई है, और कड़ाही इसे अधिक समय तक फंसाने में सक्षम नहीं होनी चाहिए। उसने जल्दी से कहा, भगवान यान, मुझे अपना प्राचीन आत्मा ताबीज और 1 लाख श्रेष्ठ श्रेणी के आदिम पत्थर दे दो और मेरे भाई का हिस्सा तुम्हारा होगा। यान फियू की आंखें चमक उठीं और उसने आश्चर्य से कहा, वास्तव में? फिर वह डुआन यू की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगा, जो एक तरफ उपचार कर रहा था। डुआन यू ने ठंडी आवाज में कहा। इन लोगों के प्रति उसका स्नेह पूरी तरह खत्म हो गया था। उन्होंने जो कहा वह पूरी तरह से मेरी राय का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत खुश होकर यान फेयू ने यूनक्सियाओ को सौंपने से पहले जल्दी से प्राचीन आत्मा ताबीज और प्राइमर्डियल स्टोन्स का एक बैग निकाला। यूनक्सियाओ ने प्राचीन आत्मा ताबीज की आभा को थोड़ा सा महसूस किया, और वह जानता था कि यह नकली नहीं था। शोधन विधि उनके लिए भी बहुत आकर्षक थी। अपने पिछले जीवन में उन्होंने सी ऑफ सोल फॉर्मेशन में उन पुराने कोजर्स से ताबीज संप्रदाय से संबंधित कई चीजें प्राप्त की थीं, लेकिन उन पर उनके शोध से उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला। अब मेरे भाई का हिस्सा लॉर्ड यान को हस्तांतरित कर दिया गया है। तो यह कड़ाही, मैं तुम्हें इसकी देखभाल करने दूंगा। यूनक्सियाओ ने अनिच्छा से बैंगनी कड़ाही यान फेयू की ओर फेंकी और कहा, यह एक बहुत महंगी चोटी की 5वीं स्तरीय रहस्यवादी कलाकृति है, लेकिन यह अब आपकी है। यान फेयू ने बड़ी खुशी के साथ बैंगनी कड़ाही ली।
जब उसने यूनक्सियाओं की बातें सुनी तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसका शरीर लड़खड़ाने लगा। जल्द ही उसने तांबे की एक जोड़ी अंगूठियां निकाली और उन्हें दूसरे की ओर फेंक दिया। जब मैं मार्शल किंग था तब ड्रैगन और फीनिक्स की अंगूठियों की यह जोड़ी मेरा हथियार थी। यह 5वीं श्रेणी का रहस्यवादी हथियार भी है। इसे अपने बैंगनी कड़ाही के मुआवजे के रूप में लें। यूनक्सियाओ आश्चर्यचकित था। मुस्कुराते हुए उसने अंगूठियों का जोड़ा उठाया और अपनी अंगूठी पर थपथपाया। उसमें से प्रकाश की एक किरण निकली, जिससे एक और टाइगर किंग रथ उस रथ के बाहर आ गया जिसमें वे थे। दोनों रथ अगल-बगल मंडरा रहे थे। अब जब चीजों का आदान प्रदान हो चुका है तो आप पुरस्कार कैसे बांटेंगे, यह अब हमारा काम नहीं है। सभी को अलविदा। इस टाइगर किंग रथ को मुझसे उपहार के रूप में ले लो, उन्होंने मुस्कुराते हुए विनम्रतापूर्वक कहा और डुआन यू को इशारा किया। फिर वे दूसरे रथ में चढ़ गए और दूर तक चले गए। तियान्युआन ट्रेडिंग कंपनी से उसे मिले 3 टाइगर किंग रथों में से एक में विस्फोट हो गया था जब उसने इसका इस्तेमाल पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन से निपटने के लिए किया था, और अब उसने एक और रथ दे दिया। तो अब वे जिस पर सवार थे वह उनका आखिरी टाइगर किंग रथ था। डुआन यू की आंखों में आश्चर्य और भी बढ़ गया। आपको इतने सारे 5वें स्तर के रथ कहाँ से मिले? ये कोई सस्ती चीजें नहीं हैं जिन्हें आप कहीं भी खरीद सकते हैं, बल्कि असली 5वें स्तर के टाइगर किंग रथ हैं, और प्रत्येक की कीमत बहुत अधिक है। यूनक्सियाओं ने उस पर तिरस्कारपूर्ण दृष्टि दिखाई और कहा, तुम्हारे जैसे गरीब लोग मेरी जीवन शैली को कभी नहीं समझ पाएंगे। बेहतर होगा कि तुम खुद को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करो। मैंने तुमसे कहा है कि मुझे बाद में तुम्हारी मदद की आवश्यकता होगी। डुआन यू एक क्षण रुका और बोला, मेरे सामने अपने अमीर होने का दिखावा मत करो। मैंने उन अत्यंत अमीर 7वें और 8वें स्तर के कीमियागरों को देखा है। अचानक उसे याद आया कि यूनक्सियाओ एक कीमियागर था और उसके पास शब्द ही नहीं बचे थे। उसने पाया कि चाहे उसने कुछ भी कहा हो, उसका बाद वाले से कोई मुकाबला नहीं था, और इससे वह उदास हो गया। आपको मेरी मदद की आवश्यकता क्यों है? क्या हम अब वापस नहीं जा रहे हैं? अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से कहा, ओह ठीक है, हम इंद्रधनुषी कोहरे को ढूंढने जा रहे हैं। यहाँ फंसने के बाद मैं इसके बारे में भूल गया था। घटते टाइगर किंग रथ को घूरते हुए यूनक्सियाओं ने उपहास किया, हम इंद्रधनुषी कोहरे को खोजने जाएंगे, लेकिन मुझे वह पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन भी चाहिए। उन्होंने इतने लंबे समय तक आराम किया है, इसलिए अब आराम करने की हमारी बारी है। उसने रथ को सीधे विशाल सफेद समुद्री कोहरे में धकेल दिया और अंदर छिप गया। उसी समय उन्होंने कई मंत्रमुग्ध मुहरें भेजीं और रथ के चारों ओर प्रतिबंध की एक परत बिछा दी, जो सामान्य दिव्य भावना की जांच के खिलाफ ढाल बन सकती थी। उनके बीच काफी दूरी होने के कारण उन लोगों के लिए उन्हें खोजना बेहद मुश्किल था। तुम्हारा मतलब यह है कि वे हिस्से के लिए आपस में लड़ेंगे? डुआन यू ने चौंकते हुए पूछा। यूनक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी काफी संभावना है। क्या संभावना है? क्या आप एक बार स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि आपका क्या मतलब है? डुआन यू उससे भ्रमित हो गया और निराश हो गया। वह डांटने ही वाला था कि अचानक उसने दूर से एक विस्फोट की आवाज सुनी, जिसके बाद एक उग्र दहाड़ सुनाई दी जो पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन की थी। बाढ़ ड्रैगन बच गया। चौंका डुआन यू ने भयभीत होकर कहा, क्या तुमने यह जानबूझकर किया? फाक, तुम बहुत क्रूर हो। फिर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। हाँ हाँ, उनमें से 6 अब पीड़ित होने जा रहे हैं। यूनक्सियाओ भी खुशी से मुस्कुरा रहा था। वह इत्मीनान से एक कुर्सी पर लेट गया और अपने पैरों को क्रॉस करके समुद्र की ओर देखने लगा। नहीं, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, उन्होंने विजयी भाव से कहा। मैं सिर्फ एक सितारा महान मार्शल मास्टर हूं, और मैं स्वयं पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन को मारने में सक्षम नहीं हूं। यहां तक कि 5वें स्तर के कड़ाही के साथ भी यह अभी भी बिल्कुल असंभव है। मैंने इसे केवल एक गुप्त तकनीक के साथ अस्थायी रूप से फंसाया था। यदि समय की कमी नहीं होती
तो क्या आपको लगता है कि मैं उन्हें एक प्राचीन आत्मा तावीज की कीमत पर बाढ़ ड्रैगन वापस दे दूंगा? और यहाँ तक कि उन्हें एक कड़ाही और एक रथ भी दे दूंगा? बिल्कुल नहीं। अफसोस कि मैंने अपना 5 तत्वों का कड़ाही खो दिया है। डुआन यू अच्छे मूड में था। कोहरे से ढके समुद्र पर उसकी दिव्य भावना बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन वह खुशी से हंसा और कहा, यह एक कच्चे कड़ाही के अलावा और कुछ नहीं है। यान फेयू ने आपको मुआवजे के रूप में ड्रैगन और फीनिक्स के छल्ले की एक जोड़ी दी थी। मैं रहस्यमय हथियारों की जोड़ी को जानता हूं। जब वह एक मार्शल राजा था तो मैंने उससे युद्ध किया था। वे बहुत शक्तिशाली हैं। आपको कुछ भी नहीं पता। यूनक्सियाओ को व्यथित महसूस हुआ और उसने डांटा, मेरे बैंगनी कड़ाही में संपूर्ण 5 तत्वों का दांवफल है, और यह पूरे स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप में सबसे मूल्यवान 5वां स्तर का खजाना है। अन्यथा भले ही मैं आपको 6ठी स्तरीय कड़ाही दे दूं, आप पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन को फंसाने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अलावा कड़ाही और मैं आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए थे, और यह मेरे द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत किया गया था। अब मेरी लड़ने की ताकत काफी कम हो गई है। मुझे बस उम्मीद है वे इसे नहीं मारते ताकि इसकी कीमत अधिक हो। अध्याय 190 अप्रत्याशित परेशानी। संपूर्ण 5 तत्वों वाला दाव फल। डुआन यू हैरान था। अचानक वह चिल्लाया, क्या यह गुफेयान द्वारा परिष्कृत 5 तत्वों की बैंगनी कड़ाही हो सकती है, जिसे कुछ समय पहले मैरियार्ड ट्रेजर्स स्टोर द्वारा नीलाम किया गया था? इससे यूनक्सियाओं को आश्चर्य हुआ। एह, तुम्हें कैसे पता चला? डुआन यू ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, उस समय मैं पहले से ही फायरक्रो एम्पायर में कीमियाग्रो की खोज कर रहा था, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से मैरियड ट्रेस स्टोर का प्रचार विवरणिका देखा था। मुझे नहीं पता था कि यह आपके द्वारा खरीदा गया था। केवल कुछ ही समय हुआ है, तो आप संभवतः 5वें स्तर के खजाने को पूरी तरह से कैसे परिष्कृत कर सकते हैं? यहां तक कि मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। यूनक्सियाओं ने मुस्कुराते हुए कहा, यही आपके और मेरे बीच का अंतर है। बेहतर होगा कि आप उपचार पर ध्यान केंद्रित करें। यह वहां बहुत तीव्र लगता है। डुआन यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान करना शुरू कर दिया, जबकि यूनक्सियाओं की आंखें आधी बंद थीं। उसे नहीं पता था कि वह ध्यान कर रहा था या युद्ध देख रहा था। दूसरी तरफ के 6 लोग पहले से ही बड़ी मुसीबत में थे। प्रचंड ऊर्जा तरंगे फैलती रहीं, और केवल 10 मिनट में सभी लोग खून से लथपथ हो गए, हाँफ रहे थे, जबकि उनकी आंखें हत्या के इरादे और गुस्से से जल रही थीं। पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन ज्यादा बेहतर नहीं था। चौंकाने वाले घावों से भरा हुआ, वह समुद्र के ऊपर उन्मत्त हो गया। समुद्री जल की लहरें उठीं और हवा में विस्फोटित हुईं और पानी की धाराओं में बदल गईं, जो सभी दिशाओं में बहने लगीं, जो अपने साथ बिजली की किरणें लेकर आईं। उन सभी हमलों के कारण 6 लोग इधर-उधर छिप गए, जिससे वे असमंजस में पड़ गए। अरे, उस लड़के को इसके बारे में पता होना चाहिए। जब मैं उसे दोबारा देखूंगा तो मैं निश्चित रूप से उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यान फियू ने दहाड़ते हुए और डांटते हुए हवा में हमले को तुरंत टाल दिया। जब कड़ाही में विस्फोट हुआ और बाढ़ का अजगर भाग निकला, तो वह गंभीर रूप से घायल होने वाला पहला व्यक्ति था। अब वह खून से लथपथ था और उसमें हमला करने की ताकत नहीं थी। अकेले चकमा देना पहले से ही बहुत कठिन था। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। जो भी हो, अन्य 5 भी बेहतर नहीं थे। वे बाढ़ ड्रैगन के भागने से बिना किसी तैयारी के पकड़े गए थे, और अब वे केवल अपनी संयुक्त सेना के साथ पराजित होने से बच सकते थे। वैसे भी यह सचमुच कठिन होता जा रहा था। शुरुआत में समुद्र के ऊपर उसी स्तर के समुद्री जानवर से लड़ना एक घातक बात थी। एक बैंगनी बाढ़ वाले ड्रैगन से लड़ना तो दूर की बात है, जिसके पास एक सच्ची आत्मा का खून था। अब भले ही वे भागना चाहें, आसपास का खालीपन पहले से ही बाढ़ ड्रैगन की राक्षसी शक्ति द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, इसलिए वे केवल हताश होकर लड़ सकते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डुआन यू इतना विश्वासघाती होगा, और उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे कभी भी हमारे साथ शामिल नहीं होने देता। माँ वेंडी का चेहरा भयानक रूप से काला पड़ गया था।
पानी के तीरों और बिजली के दोहरे हमलों के तहत उन्होंने अपनी ऊर्जा बहुत अधिक खर्च कर दी, भले ही वे अभी भी बच सकते थे और चकमा दे सकते थे। जाहिर है वे उस हमले के तहत ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। लॉर्ड कोल्डक्रो ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे पता था कि वह एक बुरा आदमी था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने छोटे लाभों के लिए सबसे बुनियादी नैतिक चरित्र को छोड़ देगा। लानत है, वह आदमी होने के लायक नहीं है। सीटू जिंग और उनकी पत्नी भी गुस्से से आग बबूला थे। तांग कियाओ कियाओ का खूबसूरत चेहरा खून से लथपथ था और अस्तव्यस्त दिख रहा था। नफरत से भरी आवाज में उसने कहा, अब शिकायत करने का क्या मतलब है? इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि हाथ मिलाएं और इस जानवर को मार डालें, नहीं तो हम सभी मर जाएंगे। माँ वेंडी ने इस बात पर सहमति जताते हुए कहा, इस नाजुक मोड़ पर अगर कोई अपनी ताकत छुपाने की कोशिश करेगा तो हम सब मिलकर उस पर हमला करेंगे। यान फेयू ने गहरी आवाज में कहा, अच्छा, चूंकि हर कोई इतना खुला और ईमानदार है, मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा। ये लोग तुरंत अपनी आभा से विस्फोटित हो गए, जिसने बाढ़ ड्रैगन की राक्षसी आभा को एक पल में दूर कर दिया। इसलिए पूरी स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई थी। लॉर्ड कोल्डक्रो के हाथ में एक बड़ी कैंची दिखाई दी, जिसे उन्होंने खोला और एक मगरमच्छ में बदल दिया, जो 3 आदमियों की संयुक्त ऊंचाई जितनी लंबी थी। यह एक जीवित वस्तु की तरह हवा में उछल गया और एक भयानक और भयंकर आभा का उत्सर्जन कर रहा था, क्योंकि इसने ग्रे प्रिमोर्डियल क्यूई की धाराएं छोड़ी और उन्हें अपने शरीर के चारों ओर घुमाया। शी होंगकाई ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, क्योंकि एक विशाल धार्मिक ऊर्जा उनमें से फूट पड़ी और एक संत का प्रेत चुपचाप उनके पीछे उभर आया। स्पष्ट रूप से ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे सभी विचारधाराओं की ध्वनि एक अलग स्थान में तब्दील हो गई। दूसरी ओर सीटू जिंग और उनकी पत्नी ने 2 तलवारों को एक में जोड़ दिया। उनके ऊपर एक विशाल तलवार उभरी, जिससे एक शक्तिशाली नीली आभा निकल रही थी, जिसने समुद्र के कोहरे को दूर धकेल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और समुद्र के बीच एक विशाल नीला रत्न जड़ा हुआ है। माँ वेंडी और यान फीयू ने भी अपनी अंतिम चालें चली। वे बाढ़ के ड्रैगन के ऊपर खड़े थे, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। एक का शरीर गर्म सूरज की तरह सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जबकि दूसरे ने ब्लैक होल की तरह पास के प्राइमर्डियल क्यूई को सोख लिया, जिससे एक भयानक शक्ति बन गई और आकाश में घूम गई। 6 लोग बाहर गए और तुरंत पर्पल 9 न्योनेट फ्लड ड्रैगन को स्वर्ग और समुद्र के बीच फंसा दिया। अब वह न तो आकाश में उड़ सकती थी और न ही वापस समुद्र में गोता लगा सकती थी, और बस दहाड़ती रहती थी और हिंसक संघर्ष करती रहती थी। दूरी में यूनक्सियाओं ने एक ठंडी खर्राटे ली और तिरस्कारपूर्वक कहा, एक प्रेरक भी। अगर वे 7 स्टार्स एरे के नष्ट होने पर इस तरह का ठोस प्रयास कर सकते थे, तो वे इस स्थिति में नहीं पड़ते। निश्चित रूप से सुअर जैसे टीम के साथी सबसे भयावह होते हैं। डुआन यू, जो चुपचाप स्वास्थ्य लाभ कर रहा था, ने भी दूर से कुछ शक्तिशाली आभाओं को महसूस किया और उपहास किया। उनमें से 6 सभी चालाक पुराने बदमाश हैं और वे सभी दूसरों पर पहले हमला करने के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बाद में फल प्राप्त कर सकें। भले ही वे इस बार बाढ़ ड्रैगन को मार सकें, उन्हें बहुत नुकसान होगा। हमें बस उनके खत्म होने तक इंतजार करना होगा। वह यह पूछे बिना नहीं रह सका, अभी आपने मुझे कौन सी औषधीय गोलियां दी? मैं लगभग पूरी तरह ठीक हो गया हूं। उस क्षण यूंगसियाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने संदेह भरी आंखों से दूर तक देखा। अचानक उसके भीतर एक बेचैनी जाग उठी। उन्होंने अपनी दिव्य भावना का भरपूर प्रचार प्रसार किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हालांकि असामान्य रूप से बेचैन करने वाली भावना उसके दिल में घर कर गई। उनकी वर्तमान आत्मशक्ति एवं साधना आधार पर ऐसी बेचैनी कभी भी अकारण प्रकट नहीं होगी। यह किस प्रकार का खतरा होगा? मेरी दिव्य इंद्रिय भी इसे क्यों नहीं समझ सकती? क्या कोई शक्तिशाली समुद्री जानवर हो सकता है? यूनक्सियाओ मन ही मन बुदबुदाया। उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, सर डुआन, किसी भी समय भागने के लिए तैयार रहें। मुझे डर है कि चीजें बदल गई हैं। बदल गया? डुआन यू को समझ नहीं आया। मुझे लगा कि स्थिति अब बहुत अच्छी है।
सब कुछ आपकी उम्मीदों के अनुरूप है। वह अचानक रुक गया और जब उसने भयभीत होकर दूर की ओर देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। एक शक्तिशाली शक्ति अचानक क्षितिज पर उभरी, जिसने माँ बेडी और उसके समूह के साथ साथ बाढ़ ड्रैगन सहित सभी की आभा को दबा दिया। यह इतना शक्तिशाली था कि इसे इतनी दूर तक भी महसूस किया जा सकता था। माँ वेंडी और अन्य लोगों के ऊपर अचानक एक विशाल होवर्रथ आकाश में दिखाई दिया। एक व्यक्ति उस पर चुपचाप खड़ा था, उसके मुंह के कोने पर एक उपहास का संकेत के साथ उदासीनता से नीचे की ओर देख रहा था। फिर उसने अपना हाथ बाहर निकाला और भूत के पंजे के आकार का एक हथियार तुरंत हवा में फैल गया, जिसे विशाल जंजीरों की एक डोरी ने खींच लिया, जो खड़खड़ाती थी और शोर से बजती थी। भूत के पंजे की शक्ति आश्चर्यजनक थी। वह गिर गया और पकड़ लिया, जिससे 6 लोगों को झटका लगा क्योंकि उन्हें लगा जैसे शून्य उसकी हथेली में है, और एक शक्तिशाली शक्ति फैल गई और उन्हें अपनी जगह पर रोक लिया। इस बीच पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन को सीधे भूत के पंजे ने पकड़ लिया था। जब आदमी ने उसे खींच लिया तो वह अनिच्छा से बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। हाँ, यह वास्तव में एक पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन है। उस आदमी की आंखें चमक उठीं। बाढ़ ड्रैगन को उसके रहस्यवादी हथियार द्वारा पकड़ लिए जाने के बाद वे तेजी से एक साथ सिकुड़ गए और उसके हाथ में गायब हो गए, जिसे उसने किसी अज्ञात रहस्यवादी कलाकृति में रख दिया। नीचे सभी 6 लोग क्रोधित थे, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन उस आदमी से निकलने वाली शक्तिशाली आभा ने उन्हें अपना मुंह बंद करने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा वे सभी उस समय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिस मोटे मांस के टुकड़े का वे आनंद लेने वाले थे, उसे अपने मुंह से बाहर उड़ते हुए देखकर माँ वेंडी मुश्किल से अपना गुस्सा रोक सके, और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, महामहिम, यह बाढ़ ड्रैगन, दफा हो जाओ। उस आदमी के होंठ थोड़े खुले और उसने माँ वेंडी पर तिरस्कार भरी नजर डाली। उसकी भयंकर निगाह तेज ब्लेड की तरह पड़ी, जिससे वह कांप उठा और उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। आप नक्षत्र संप्रदाय से हैं? लॉर्ड कोल्डक्रो की आंखें चमक उठीं और उन्होंने तीव्र स्वर में कहा, यद्यपि आपकी आभा 7 तारामंडल क्षेत्र के सार के साथ आती है, लेकिन यह धुंधली है, इसलिए आपको अभी भी शीर्ष 9 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर होना चाहिए। मैं जितना जानता हूँ, किंघई में तारामंडल संप्रदाय के विशेषज्ञों के बीच 2 अभिभावक हैं जो 9 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर हैं, लॉर्ड जू फेंग के अलावा, जो एक मार्शल सम्राट हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आपका महामहिम उनमें से एक है? वह आदमी मुस्कुराया। हाँ, ओल्ड फ्रीक कोल्डक्रो के पास निश्चित रूप से कुछ अंतर्दृष्टि है। आप सही कह रहे हैं, मैं हेंग युआन हूं, किंघई में तारामंडल संप्रदाय के 2 संरक्षकों में से एक। यदि आप समझदार हैं तो अभी चले जाओ, और आप अभी भी अपना जीवन बचा सकते हैं। अन्यथा इस समुद्र को एक ऐसी जगह बनाना बुरा नहीं लगता जहां आप अपना जीवन समाप्त कर सकें। लॉर्ड कोल्डक्रो का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और उन्होंने कठिनाई से कहा, गार्जियन हेंग, लॉर्ड जू फेंग और मैं। यह काफी है। हेंग युआन ने उसे अधीरता से रोका और कहा, मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश मत करो। यदि आप खोना नहीं चाहते हैं तो आप अब मर सकते हैं। बिना किसी संकेत के उसने एक मुक्का जड़ दिया। विस्फोट ने हवा को छेद दिया और बिना तैयारी के लॉर्ड कोल्डक्रो पर हमला कर दिया, जिससे उसमें एक बड़ा छेद हो गया। पूरा समुद्र तुरंत शांत हो गया क्योंकि हर कोई अविश्वास के साथ लॉर्ड कोल्डक्रो को देख रहा था। एक 7 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर को बिना किसी स्पष्ट कारण के इस तरह मार दिया गया। यहां तक कि स्वयं लॉर्ड कोल्डक्रो भी उसकी छाती पर बने बड़े छेद को अविश्वसनीय दृष्टि से देख रहे थे। अंत में वह निराशा और क्रोध के साथ आकाश से समुद्र में गिर गया। एक छाया पानी में धीरे धीरे तैरती हुई आई। यह एक बड़ी मछली थी जिसने लॉर्ड कोल्डक्रो के शरीर को निगल लिया और फिर समुद्र में गहराई तक चली गई। अन्य 5 हांफने लगे क्योंकि उनके भाव काफी बदल गए और उनके दिलों में मृत्यु की एक असहज भावना उभर आई। माँ वेंडी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अचानक अपनी सारी ऊर्जा एकत्रित कर ली और वह प्रकाश की किरण में बदल गया और क्षितिज की ओर बढ़ने लगा। तभी अन्य 4 लोग सदमे से जाग गए और उन्होंने जल्दी से सभी दिशाओं में भागने के लिए अपनी ऊर्जा जुटाई।
हम्फ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? हेंग युआन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। माँ वेंडी, जो सबसे पहले भागी थी, अचानक एक अदृश्य शक्ति से टकरा गई और वापस गिर गई। वह भय से पीला पड़ गया और उसका हृदय भय से भर गया। क्योंकि हेंग युआन उन सभी को लेने के लिए तैयार था, उसने सभी प्रकार के साधन तैयार कर लिए होंगे। सदमे और गुस्से में माँ वेंडी ने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और अदृश्य शक्ति पर हमला कर दिया। हम अपनी वर्तमान कमजोर ताकत के साथ, क्या आपको लगता है कि आप मुझे काट सकते हैं? अदृश्य शक्ति के ऊपर से एक आकृति धीरे धीरे शून्य में बाहर निकली और उसने लापरवाही से अपना हाथ उठाया और माँ वेंडी के हमले को केवल एक मुक्के से विफल कर दिया। इसी बीच उसके चेहरे पर एक ठंडी, उपहासपूर्ण मुस्कान उभर आई। आप कौन हैं? माँ वेंडी हैरान रह गए और उनका दिल बैठ गया। मैं ली युआन्यू हूँ और मैं नक्षत्र संप्रदाय के मार्शल सम्राट लॉर्ड जू फेंग के अधीन काम करता हूँ। मुझे आप सभी को मारने का आदेश दिया गया है, आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। इस बीच 4 अलग अलग दिशाओं में भागे अन्य 4 लोग भी किसी से टकरा गए। उनकी आभा से देखते हुए ये सभी लोग वास्तविक मार्शल ग्रैंडमास्टर थे। अध्याय 191 जीवन के लिए पलायन। हेंग युआन ने कुछ निराश लोगों की ओर तिरस्कारपूर्वक देखा और उपहास किया। इस पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन जैसी कीमती वस्तु कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आप जैसे लोग आनंद ले सकें। तारामंडल संप्रदाय के संप्रदाय नेता लॉर्ड कॉन्स्टेलेशन 1 महीने में अपना 200वां जन्मदिन मनाएंगे और भगवान जू चिंतित हैं कि उन्हें उपहार के रूप में कुछ भी अच्छा नहीं मिल सकता है। अब इस बैंगनी बाढ़ ड्रैगन का दानव कोर पुराने वरिष्ठ को देना और उसे अपना पोषण करने देना अच्छा है शरीर। माँ वेंडी का चेहरा गंभीर था और उन्होंने गुस्से में कहा, यदि आप बैंगनी बाढ़ ड्रैगन चाहते हैं तो इसे ले लें। आप अब भी हमें क्यों मारना चाहते हैं? हेंग युआन के चेहरे पर हत्या के इरादे का भाव झलक रहा था और उसने ठंडे स्वर में कहा, यह परेशानी से बचने के लिए है। आप सभी मार्शल ग्रैंडमास्टर हैं और आपको किंघई में प्रसिद्ध व्यक्ति माना जाता है। लॉर्ड जू फेंग कोई परेशानी नहीं चाहते हैं। जब उसने कहा, ली युआन्यू, मैं यह जगह तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। जितनी जल्दी हो सके उन्हें निपटाओ। वहां 2 और चींटियां हैं जो जाल से निकल गई हैं। मैं उन्हें साफ करने जा रहा हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह पहले से ही 100 मीटर दूर था, यूनक्सियाओं के रथ की ओर तेजी से बढ़ रहा था। ली युआन्यू ने एक अजीब हथियार निकाला और उपहास किया, चलो इसे करते हैं। पलक झपकते ही कई प्रकाश किरणें समुद्र के ऊपर फूट पड़ी और एक साथ लड़ पड़ी। यूनक्सियाओं की आंखें चमक उठीं और उसने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, इस बार हम वास्तव में समाप्त हो गए हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि पास में एक चरम मार्शल ग्रैंडमास्टर छिपा हुआ था। उसने तुरंत कुछ जादू की मुहरें भेजी। अपनी गति अधिकतम तक बढ़ने के साथ टाइगर किंग रथ एक प्रकाश किरण में बदल गया और क्षितिज की ओर भाग गया। डुआन यू का चेहरा तनावपूर्ण और बहुत काला था। वह एक साथ सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर था और वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि 6 दिशाओं के दायरे में एक सितारा अपने आप में एक दुनिया है। हालांकि उनके बीच का अंतर केवल 2 सितारों का था, लेकिन यह एक ऐसा अंतर था जिसे पाटना संभव नहीं था। अगर वह आदमी उसे मारना चाहता था तो यह बेहद आसान था। अभी तो छोड़ ही दें जब उसकी चोट अभी ठीक भी नहीं हुई थी। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा हैरान कर दिया वह यह थी कि यूनक्सियाओं को स्पष्ट रूप से पता था कि वे भी मारे जाने वाले थे, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट या भय की थोड़ी सी भी झलक नहीं दिखी। तभी वह वास्तव में आश्वस्त हो गया और इस युवक की पूरी तरह से प्रशंसा की। किसी व्यक्ति को मृत्यु के सामने संयम बनाए रखने के लिए किस प्रकार की दृढ़ता और साधना का आधार चाहिए। हालांकि टाइगर किंग रथ तेज था, लेकिन 9 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर के लिए यह कुछ भी नहीं था। समुद्र के ऊपर हेंग युआन की गति पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन जितनी तेज नहीं हो सकती है, लेकिन टाइगर किंग रथ को पकड़ने के लिए यह उसके लिए पर्याप्त से अधिक थी। बहुत जल्दी उसने उनके बीच की दूरी को 1 मील से भी कम कर दिया था और इससे पहले कि वह उन्हें पकड़ पाता, यह केवल एक क्षण था।
करीब से ध्यान दो, यूंगसियाओ ने अचानक कहा। यदि आप अपनी शक्ति बढ़ाते हैं और पूरी ताकत से हमला करते हैं तो आप कितने आश्वस्त हैं कि आप उसे चोट पहुंचा सकते हैं। डुआन यू ने एक पल के लिए सोचते हुए भौहें चढ़ा दी और कहा, अगर मैं सीधे उसके शरीर पर एक वार कर सकता हूं, हालांकि यह उसे नहीं मार सकता है, लेकिन यह कम से कम उसे गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन वह वहां कैसे खड़ा हो सकता है और मुझे उसे मारने दे सकता है? बस काफी है। यूनक्सियाओ की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, बाद में जब वह रथ से लगभग 10 मीटर की दूरी पर होगा, मैं थोड़ी देर के लिए उसकी गतिविधियों को रोक दूंगा। तभी आप हमला करेंगे। आप अपनी शक्ति का निर्माण तब शुरू कर सकते हैं जब वह हमसे लगभग 100 मीटर की दूरी पर हो। क्या? डुआन यू अचंभित हो गया और फिर उसने भयभीत होकर कहा, वह एक चरम मार्शल ग्रैंडमास्टर है, लेकिन आप उसकी गतिविधियों को एक संक्षिप्त क्षण के लिए रोक सकते हैं? क्या आप गंभीर हैं? उसके हृदय में एक बड़ी लहर उठी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस समय उसके पास आगे सोचने का समय नहीं था, क्योंकि हेंग युआन पहले से ही उनसे 100 मीटर से भी कम दूरी पर था। बजना। डुआन यू के हाथ में एक हलबर्ड दिखाई दिया और उसने हल्के से कहा, सील खोलो। प्राचीन आभा की लहरें हेलबर्ड से फैल गईं क्योंकि यह तुरंत आकार में 3 गुना हो गया। डुआन यू के सामने मंडराने लगा। चुपचाप उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक हाथ से उसके शाफ्ट को पकड़ लिया, यह महसूस करते हुए कि उसके चारों ओर हवा चल रही थी और समुद्र में लहरें उठ रही थीं। वह विश्व के कानून से शक्ति उधार लेने जा रहा था। जब योद्धा एक निश्चित दायरे में खेती करते थे तो वे दुनिया के कानून को समझ सकते थे और दुनिया का निर्माण करने वाले पृथ्वी, जल, अग्नि और हवा के तत्वों के साथ संवाद कर सकते थे ताकि स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उधार लेने के प्रभाव को प्राप्त किया जा सके। यूनक्सियाओ ने जियालन अकादमी में यही किया था जब उसने फ्लोटिंग लाइफ सील से हमला किया था। पतवार से निकली युद्ध के इरादे की लहरों के नीचे रथ हिलने लगा, मानो उसे डर का एहसास हो रहा हो। हम मोमबत्ती की रोशनी सूर्य और चंद्रमा से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती है? डुआन यू, आपकी असाधारण ताकत की खातिर मैं आपको तब तक मौत से बचाऊंगा जब तक आप नक्षत्र संप्रदाय में शामिल होने के इच्छुक हैं। जैसे ही हेंग युआन पास आया, उसे भी महान शक्ति का एहसास हुआ और वह चौंक गया। सत्ता हासिल करने के बाद एक साथ सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर द्वारा किया गया पूरी ताकत से हमला इतना मजबूत था कि उसने भी उससे सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसने शब्दों से उकसाया, डुआन यू के शक्ति निर्माण के प्रयास को बर्बाद करने की कोशिश की ताकि वह बाद वाले को आसानी से हरा सके। भले ही आप अपने बारे में न सोचें, यह युवक आपका नाजायज बेटा होना चाहिए, है ना? कम से कम उसके जीवन के बारे में सोचें। एक पिता के रूप में क्या आप अपने बेटे के जीवन की रक्षा नहीं करना चाहते हैं? 10 मीटर। मेरी गांड की रक्षा करो। अपने परिवार की सभी महिलाओं को मेरा अभिवादन भेजें। यूनिवर्सल सोल सप्रेसर, निषिद्ध विस्तार, यूनक्सियाओ चिल्लाया और उसी क्षण अदृश्य प्रकाश की एक किरण उसकी आंखों से निकलकर हवा में छेद कर गई। जैसे कि मूर्त, उसकी दिव्य भावना छल्लों में फैल गई, जैसे पानी की सतह पर लहरें तब फैलती हैं जब कोई उस पर पत्थर फेंकता है। दिव्य प्रकाश किरण के नीचे सारा शून्य थोड़ा थोड़ा मुड़ने और विकृत होने लगा। हेंग युआन चौंक गया और उसे अपना सिर चकराता हुआ महसूस हुआ। अचानक रक्तलाल बुरी आंखों का एक जोड़ा आकाश में उभरा, उसे घूर रहा था। वह तुरंत घबरा गया। यह वास्तव में एक भ्रम था। यह लड़का कौन है? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह मुझे भ्रम में डाल सकता है। उसे याद नहीं आ रहा था कि इतने गंदे आंसुओं के कारण वह कभी भी भ्रम में नहीं पड़ा था और इसलिए उसने हमेशा उनका तिरस्कार किया था। एक छोटी सी चाल। क्या आपको लगता है कि आप मुझे, एक 9 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर को, मात्र एक भ्रम से रोक सकते हैं? स्वर्ग और पृथ्वी अनंत हैं। थंडरस सेंट पांग। तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो। हेंग युआन ने लगातार 3 ब्रेक बोले और उन्मत्त होकर हथेलियों से कई प्रहार किए। पलक झपकते ही विकृत आकाश सामान्य स्थिति में लौट आया और बुरी आंखों का जोड़ा पूरी तरह से गायब हो गया।
पूरा आकाश और समुद्र एक बार फिर साफ और शांत था। लेकिन आसमान, जो अभी अभी सामान्य स्थिति में आया था, एक बार फिर से घूमना शुरू हो गया, लेकिन इस बार यह जबरदस्त ताकत के कारण हुआ। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि शून्यता सभी दिशाओं से एक साथ दबाव डाल रही थी। तूफान के केंद्र में एक विशाल हलबर्ड ने एक राक्षसी युद्ध के इरादे को उजागर किया और सफेद लौकी लहरों के साथ नीचे गिरा, जो कहीं से भी आती हुई प्रतीत हो रही थी। व्हाइट फ्लिन गोस्ट किल, छठी श्रेणी का हेलबर्ड। यह डुआन यू 7 सितारा मार्शल ग्रैंड मास्टर का पूर्ण शक्ति आक्रमण था। जैसे ही भ्रम नष्ट हुआ, यूनक्सियाओं ने मुंह से खून का एक कौर उगल दिया और उसका दिमाग तुरंत हिल गया, जिससे दैवीय भावना का झटका उसके सिर में घुस गया, जिससे उसे फिर से खांसते हुए कुछ कौर खून बाहर निकालना पड़ा। तभी वह अत्यंत पीले चेहरे के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अपनी आत्मिक शक्ति से एक 9 सितारा मार्शल ग्रैंड मास्टर को कुछ पल के लिए रोकने में सक्षम होना पहले से ही एक बेहद भाग्यशाली उपलब्धि थी। उसे पहले से यकीन नहीं था कि वह ऐसा कर सकता है, लेकिन सौभाग्य से हेंग युआन ने सतर्क नहीं किया। इसलिए वह एक त्वरित, भयंकर और सटीक प्रहार से दूसरे को एक संक्षिप्त क्षण के लिए भ्रम में खींचने में सक्षम था। लेकिन वह खुद भी काफी घायल हो गए थे। डुआन यू, मैं निश्चित रूप से तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दूंगा। हमले से हेंग युआन तुरंत डूब गया और जबरदस्त ताकत से नीचे समुद्र से एक विशाल जल स्तंभ आकर्षित हुआ, जिसने पूरे आकाश को जल वाष्प से भर दिया। ऊपर उठी लहरों से हेंग युआन सीधे समुद्र में जा गिरा। उसने महसूस किया कि उसके अंदरूनी हिस्से लगभग टूट रहे थे और उसका मांसल शरीर बुरी तरह घायल हो गया था। उसने जल्दी से एक औषधीय गोली निकाली और उसे निगल लिया। उसकी आंखों में अनिच्छा और घृणा भर गई। हालांकि वह बुरी तरह घायल हो गया था और उसे समुद्र में फेंक दिया गया था, उसकी दिव्य भावना दोनों लोगों का पीछा कर रही थी। उस समय उनका टाइगर किंग रथ दर्जनों मील दूर उड़ चुका था। अपने दांत पीसते हुए उसने अपने घायल शरीर को घसीटा और पीछा करने के लिए एक बार फिर तेज हो गया। हेंग युआन ने यह पुष्टि करने का साहस किया कि डुआन यू के हमले की शक्ति 8 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर के बराबर थी और वह अब बेहद कमजोर होना चाहिए। हालांकि उसकी ऊर्जा को ठेस पहुंची थी, जब तक वह उन्हें पकड़ता, वह निश्चित रूप से अपने हाथों से 2 चींटियों को मार सकता था। इसके अलावा जो उसने अभी लिया था वह 6ठे स्तर का उपचार अमृत था, जिसे उसने बहुत लंबे समय तक एक अनमोल खजाने के रूप में रखा था, इसलिए उसके शरीर में चोट तुरंत स्थिर हो गई थी। अमृत प्राप्त करने के लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे इसे अपने पास रखना चाहिए था और भविष्य में केवल इसका उपयोग करना चाहिए था। अभी वह इतना गंभीर रूप से घायल हो गया था कि उसने इसे लेने से पहले 2 बार भी नहीं सोचा। कुछ देर पीछा करने के बाद उसके हाव भाव काफी बदल गए। वे 2 लोग जिनका वह लगातार अपनी दिव्य भावना से पीछा करता था, अचानक उसके सामने से गायब हो गए। गायब होने का मतलब यह नहीं था कि वे उसकी दिव्य भावना की सीमा से बाहर चले गए थे, बल्कि वे अचानक शून्य में गायब हो गए थे। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। क्या हो रहा है? हेंग युआन अचंभित रह गया। चिंतित और सशंकित होकर वह अपने आप से बुदबुदाया, क्या ऐसा हो सकता है कि वे शून्य को तोड़कर भाग निकले? बकवास! यह कैसे संभव है? क्या यह फिर से एक भ्रम हो सकता है? उसने एक गहरी सांस ली और तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी गति बढ़ा दी। जल्द ही वह कोहरे की एक परत से घिरे एक समुद्री क्षेत्र में प्रवेश कर गया, जिसने सभी की आंखों को ढक लिया। यहाँ तक कि उनकी दिव्य भावना भी इसके अंदर बहुत सीमित दायरे तक ही पहुंच पाती थी। यह है, हेंग युआन ने ध्यान से कोहरे को एक हाथ से छुआ और थोड़ी अजीब अनुभूति महसूस हुई। उन्होंने उपहास किया, भले ही तुम दुनिया के अंत तक भाग जाओ, फिर भी तुम्हें मरना होगा। वह कोहरे में उड़ गया और सीमित दायरे में अपनी दिव्य भावना से खोज करने लगा। धीरे धीरे उसे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। कोहरा अंतहीन लग रहा था और किसी भी तरह से सामान्य नहीं था। वह कई वर्षों से किंघई में था और वह तट से 10,000 मील दूर समुद्र के बारे में अच्छी तरह से जानता था।
लेकिन उसे कभी नहीं पता था कि यहाँ इतना अजीब कोहरा छाया हुआ है। आखिरकार लगभग 10 मिनट बाद कोहरे के साथ गुलाबी धूल के टुकड़े दिखाई देने लगे। तभी उसके हाव भाव में भारी बदलाव आया और वह भयभीत होकर बोला, एक इंद्रधनुषी कोहरा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। अब वह सचमुच भयभीत हो गया था। हालांकि इंद्रधनुषी कोहरा जादुई था, उसने पहले भी इसका अनुभव किया था और अंदर की स्थिति को जानता था। अपनी हताशा में उसने जल्दी से अपनी दिव्य भावना को वापस खींच लिया और उसे अपने चारों ओर फैला दिया, जिससे आत्मिक शक्ति अवरोध की एक परत बन गई जिसने गुलाबी धूल को उससे दूर कर दिया। उसी क्षण यूनक्सियाओ और डुआन यू भी पीड़ित थे। वे दोनों हताश होकर भागे और दुर्घटनावश अपने मूल गंतव्य इंद्रधनुषी कोहरे में घुसपैठ कर गए। यदि यूनक्सियाओ घायल न होते तो स्थिति बेहतर होती। अपनी दिव्य भावना पर भरोसा करके कोहरे में रास्ता बनाना यद्यपि अत्यंत आसान नहीं था, परंतु अत्यंत कठिन भी नहीं था। लेकिन अब उसकी आत्मिक शक्ति समाप्त हो गई थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसे चूसकर सुखा दिया गया हो, क्योंकि वह जमीन पर कमजोर पड़ा हुआ था। अब यह आत्मा शक्ति अवरोधक था जिसे डुआन यू बाहर निकालने में कामयाब रहा, जिसने गुलाबी धूल को अंदर आने से रोक दिया। यदि वह अकेला होता तो कोहरे में रास्ता न बना पाने पर भी अपनी रक्षा कर सकता था। लेकिन अब उसे यूनक्सियाओ की भी देखभाल करनी थी, जो उसके लिए काफी तनावपूर्ण था। हाँ, छोटे कमीने, तुम हमेशा इतने ऊंचे दिखते हो, लेकिन अब तुम्हें देखो। चलो देखते हैं कि तुम फिर से इतना घमंडी कैसे व्यवहार करने जा रहे हो। डुआन यू अचानक हंस पड़ी। भले ही वह संघर्ष कर रहा था, लेकिन जब उसने यूनक्सियाओ का दयनीय रूप देखा तो उसे खुशी महसूस हुई। अपनी पूरी ऊर्जा के साथ हमला करने के बाद वह पूरी तरह से ताकत से बाहर हो गया था, लेकिन उसकी दिव्य भावना को कोई नुकसान नहीं हुआ था। उन दोनों में से एक की आत्मशक्ति क्षीण हो गई और दूसरे की शक्ति। वे दोनों रथ पर निढाल होकर लेट गए, जिससे वाहन अपने आप कोहरे में आगे चला गया। अध्याय 192 इंद्रधनुषी कोहरा। यूनक्सियाओ दुख में जमीन पर पड़ा हुआ था, इसलिए उसने डुआन यू पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। यदि दिव्य क्षेत्र टैबलेट उसके पास होता तो वह निश्चित रूप से तेजी से ठीक हो जाता। लेकिन अब वह केवल महान विस्तार दिव्य तकनीक के साथ चुपचाप ध्यान कर सकता था और अपने सूखे आध्यात्मिक महासागर को थोड़ा थोड़ा करके पोषित कर सकता था। वह जानता था कि डुआन यू की आत्मिक शक्ति से उन दोनों को तैराना भी बेहद मुश्किल था। इसके अलावा इंद्रधनुषी कोहरा दिखाई देने का समय अनिश्चित था, और अगर इस बार यह छंट गया तो उसे नहीं पता था कि अगली बार उसे कितनी देर तक इंतजार करना होगा। इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके ठीक होना चाहिए और फिर कुंभु दिव्य वृक्ष के लिए सही रास्ता खोजना चाहिए। अरे बालक, मैं वास्तव में तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता हूँ। तुम किस स्तर के कीमियागर हो? तुम चौथे स्तर के नहीं हो, है ना? जब उसने देखा कि यूनक्सियाओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया है तो डुआन यू को कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन उसने खुद से बात की, एक 15 वर्षीय चौथे स्तर का कीमियागर। टीएसके, यहाँ तक कि स्काई फ्राग्रेंस एम्पायर के मास्टर लुओ के और आपके फायरक्रो एम्पायर के मास्टर यांग दी भी आपके जैसे प्रतिभाशाली नहीं हैं। मुझे लगता है आपको किस शक्ति द्वारा प्रशिक्षित किया गया है? अपनी आत्मिक शक्ति को थोड़ा सा ठीक करने के बाद यूनक्सियाओ ने बड़ी मुश्किल से अपनी अंगूठी से कुछ औषधीय गोलियां निकालीं और उन्हें ऐसे निगल लिया जैसे कि वे कोई स्नैक्स हों। अभी अभी उसकी आत्मिक शक्ति समाप्त हो गई थी और वह अपना भंडार चक्र भी नहीं खोल पा रहा था। जब उन्होंने डुआन यू के चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव देखा तो उन्होंने ठिठुरते हुए कहा, एक 7 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर के रूप में मुझे यह मत कहिए कि आपके पास कुछ औषधीय गोलियां नहीं हैं जो प्राइमर्डियल क्यूई को बहाल कर सकती हैं। डुआन यू ने निगल लिया और कड़वाहट से मुस्कुराया, मैं एक अकेला व्यक्ति हूं जो संसाधनों के बदले समुद्री जानवरों का शिकार करता है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से आप जैसे समृद्ध कीमियागरों के साथ तुलना नहीं कर सकता, जिनके पास कई टाइगर किंग रथ और अनगिनत आम औषधीय गोलियां हैं। मेरे पास केवल कुछ चौथी श्रेणी की उपचार गोलियां हैं। एक बेचारा अभागा, यूनक्सियाओ ने बीच की उंगली उठाई और एक तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी की।
फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांस को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। अरे, यदि आपके पास अतिरिक्त औषधीय गोलियां हैं तो कुछ दे दीजिए जो मुझे प्राइमर्डियल क्यूई बहाल कर सकें। वैसे भी अब आपको उनकी आवश्यकता नहीं है। टिप्पणी से परेशान होकर डुआन यू ने अपने पास मौजूद केवल कुछ चौथी श्रेणी की उपचार गोलियां निकाल लीं और झिझकते हुए कि उसे उन्हें लेना चाहिए या नहीं। वह प्रिमोर्डियल क्यूई से थक चुका था और घायल नहीं था, इसलिए वे उसके लिए बेकार थे। इसीलिए उसने यूनक्सियाओ से कुछ औषधीय गोलियां मांगी। यूनक्सियाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं और फुसफुसाते हुए कहा, अगर मुझे अब उनकी जरूरत नहीं है तो क्या मैं उन्हें नहीं रख सकता? ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें नहीं पा सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें किसी चीज से बदलने की जरूरत है। फूका, क्या तुम गंभीर हो? डुआन यू ने उसकी ओर देखा और डांटा, अब हम एक ही नाव में हैं और हमारा जीवन एक साथ बंधा हुआ है, और फिर भी तुम अभी भी इतने कंजूस हो। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुमसे औषधीय गोलियां नहीं मांगता। यूनक्सियाओ ने कहा, मेरे साथ गरीब होने का नाटक करना बंद करो। चूंकि आप हर दिन समुद्री जानवरों का शिकार करते हैं, आपके पास समुद्री जानवरों के कई राक्षस कोर होने चाहिए, है ना? आप चौथे स्तर या उससे ऊपर के राक्षस कोर के साथ क्यूई कन्वर्जिंग गोली का आदान प्रदान कर सकते हैं। यह डकैती है, डुआन यू ने गुस्से में कहा। क्यूई कन्वर्जिंग गोली सबसे बुनियादी तृतीय स्तरीय पुनर्स्थापनात्मक औषधीय गोली है। मुझे इसे चौथे स्तरीय दानव कोर के साथ क्यों बदलना चाहिए? इसके अलावा तीसरी स्तरीय औषधीय गोलियां मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं। यूनक्सियाओ ने उसकी ओर घूरकर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैंने आपसे उन औषधीय गोलियों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया है जो आपने पहले ली थीं। जहां तक बात है कि वे उपयोगी हैं या नहीं, तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए क्योंकि आपने उन्हें ले लिया है। डुआन यू तुरंत अवाक रह गया। जो उपचारात्मक गोलियां उसने पहले ली थीं, वे वास्तव में तीसरी श्रेणी की औषधीय गोलियां थीं, लेकिन उनका प्रभाव चौथे स्तर की औषधीय गोलियों से बेहतर था जिसे उसने खजाने के रूप में रखा था। उन्होंने लंगड़ाते हुए कहा, फिर भी वे इतने महंगे नहीं हो सकते, है ना? जब भी मैं समुद्र में जाता हूं, मैं अधिकतम 1 दर्जन समुद्री जानवरों को मार सकता हूं, लेकिन इसमें मुझे 1 महीने से अधिक का समय लगता है, और उनमें से कई चौथे स्तर के नहीं हैं। हम एक औषधीय गोली को परिष्कृत करने में मुझे कई दिन लग गए। यदि आप बदलना नहीं चाहते हैं तो अपना मुंह बंद कर लें। मेरे पास आपसे बहस करने का समय नहीं है। ऐसा कहने के बाद यूनक्सियाओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांस को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, और डुआन यू पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोल्ड शोल्डर ट्रीटमेंट ने डुआन यू को अंधेरे चेहरे के साथ एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी उसने एक स्टोरेज बैग निकाला और अनिच्छा से उसे फेंक दिया। कुल 76 चतुर्थ स्तरीय दानव कोर 100 क्यूई अभिसरण गोलियों के लिए विनिमय करते हैं। आप मेरे साथ छोटे अंतर के बारे में इतने गणनात्मक नहीं होंगे, है ना? उन्हें गिनने के बाद यूनक्सियाओ ने एक भंडारण बैग भी बाहर फेंक दिया। डुआन यू ने इसे ले लिया, और जब उसने अंदर देखा तो वह इतना क्रोधित हो गया कि वह लगभग बेहोश हो गया। बैग में ठीक 76 क्यूई कन्वर्जिंग गोलियां थीं, न एक गोली अधिक और न एक भी कम। वह इतना क्रोधित था कि वह घूम गया और यूनक्सियाओ की ओर पीठ करके बैठ गया। फिर उसने मुट्ठी भर गोलियां उठाईं और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया, मानो अपना गुस्सा निकालने के लिए। लेकिन उसने फिर भी उन दोनों को घेरने के लिए अपनी आत्मशक्ति भेजी। इसलिए वे अपनी ताकत वापस पाने के लिए एक के पीछे एक बैठे रहे। इंद्रधनुषी कोहरे में अज्ञात समय तक बहने के बाद गुलाबी धूल धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और कोहरा धीरे धीरे कम हो गया। कुछ देर बाद आसमान धीरे धीरे साफ और चमकीला हो गया। उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं और देखा कि समुद्र और आकाश के साथ एक शांत दुनिया एक में विलीन हो गई है। डुआन यू उठ खड़ा हुआ और गंभीरता से समुद्र की ओर देखने लगा। एक क्षण बाद उसने गहरी आवाज में कहा, यह अब किंघई का समुद्र नहीं है। यूनक्सियाओ ने अपनी आंखें उठाईं और अपने कंधे के ऊपर से इंद्रधनुषी कोहरे को देखा जो धीरे धीरे छंटने लगा था।
जैसे ही उन्होंने कहा, उनके मुंह के कोने पर मुस्कुराहट का एक संकेत उभर आया, क्या यह सही नहीं है? इस तरह के एक निश्चित इंद्रधनुषी कोहरे की अंतरिक्ष सुरंग भी तय है। चूंकि हम बाहर आ सकते हैं, यह साबित करता है कि यह कुनवु दिव्य वृक्ष वाली जगह है। डुआन यू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। जब उसने देखा कि उसका चेहरा रंग से चमक रहा है, तो उसने पूछा, आप ठीक हो गए? व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ यूनक्सियाओ ने कहा, लगभग। अगर मुझे पता होता तो मैं ठीक नहीं होता। क्यों? डुआन यू हैरान था। यह सामान्य ज्ञान था कि एक कीमियागर को अपनी आत्मिक शक्ति समाप्त होने के बाद ठीक होने में बहुत लंबा समय लगता था, और वह यह भी जानता था। लेकिन यह कितना समय था? उन्होंने तुरंत इसका श्रेय उन औषधीय गोलियों को दिया जो यूनक्सियाओं ने ली थीं, तभी उन्हें राहत महसूस हुई। आप ठीक क्यों नहीं होना चाहेंगे? यूनक्सियाओं की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी दिव्य भावना को बाहर भेजा, मुझे पता चला कि हम घिर गए हैं। अज्ञान आनंद है। देखो, जब तुम कुछ नहीं जानते तो तुम कितने खुश हो। इससे डुआन यू डर गया और उसने घबराकर तुरंत इधर-उधर देखा। समुद्र असामान्य रूप से शांत था, हवा का कोई झोंका भी नहीं आ रहा था और हल्की सी दमनकारी अनुभूति हो रही थी, लेकिन उसे दुश्मन का कोई निशान नहीं मिला। हालांकि वह अब यूनक्सियाओं की क्षमता की बहुत प्रशंसा करता था, इसलिए उसने अपनी सतर्कता उच्चतम स्तर तक बढ़ा दी और बेहद सावधान था। यूनक्सियाओं ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, आराम से, प्रतिरोध बेकार है। वे सभी समुद्र के नीचे हैं। यह स्थान कहीं गहरा समुद्र होना चाहिए। हम एक निश्चित समुद्री कबीले के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, समुद्र पर असंख्य छींटे फूट पड़े, मानो किसी बमबारी से पानी में अनेक छिद्र हो गए हों। सैकड़ों समुद्री लोग समुद्र से बाहर आ गए और टाइगर किंग रथ को एक पल में ही कसकर घेर लिया गया। डुआन यू यह दृश्य देखकर अवाक रह गया। ये सभी समुद्री लोग हवा में खड़े थे। प्रत्येक के पैरों के नीचे एक बड़ा बुलबुला था जिसे नियंत्रित करना संभव लग रहा था, जिससे उन्होंने राहत की सांस ली। अभी जब उसने इन सैकड़ों लोगों को हवा में खड़े देखा, तो उसने सोचा कि वे सभी मार्शल ग्रैंडमास्टर थे, और इसने उसे लगभग मौत तक डरा दिया। अरे इंसानों, तुम्हारी यहाँ दोबारा आने की हिम्मत कैसे हुई? सैकड़ों समुद्री लोगों के बीच बीच में खड़ा एक छोटा सा आदमी ठंडे स्वर में बोला। वे आकार या रूप में मनुष्यों से बहुत भिन्न नहीं थे, केवल भुजाओं पर कुछ शल्कों और सिर के पीछे से निकले एक पंख को छोड़कर। क्या आप बिना किसी लड़ाई के खुद को जब्त होने देंगे, या आप चाहते हैं कि हम इसे बलपूर्वक करें? इस समुद्री आदमी से निकलने वाली आभा 5 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर के स्तर तक पहुंच गई। हालांकि डुआन यू को कोई डर नहीं था, बस उनमें से बहुत सारे थे, और उनके बीच मार्शल ग्रैंडमास्टर स्तर के कई समुद्री लोग भी बिखरे हुए थे। उनमें से कम 10 नहीं थे। यूनक्सियाओं ने गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में कहा, कृपया हमें क्षमा करें, मेरे प्रभु। हम अपनी जान बचाने के लिए भागते समय गलती से आपके पानी में प्रवेश कर गए और अतिक्रमणकारी नहीं हैं। मुझे आशा है कि मेरे प्रभु समझ गए होंगे। हम अभी भी विवाद करने की कोशिश कर रहा है। चाहे आप यहाँ कैसे भी आएं, जब तक आप फायरफिश कबीले के पानी में अतिक्रमण करते हैं, आपको बिना किसी लड़ाई के खुद को जब्त करने की अनुमति देनी होगी और हमारे कबीले नेता को आपके भाग्य का फैसला करने देना होगा। जैसे ही उसने एक सुनहरा कांटा उठाया, उस आदमी की आंखें ठंडी चमक उठीं, जैसे कि अगर वे एक दूसरे से सहमत नहीं हो सके तो वह हमला कर देगा। चेहरे पर कातिलाना भाव लिए सैकड़ों फायरफिश लोगों को देखकर यूनक्सियाओं को ठंडे पसीने आ गए। इन समुद्री लोगों के बीच संघर्ष बहुत भयंकर था, जिसने उन सभी को क्रूर और अनुचित बना दिया। विशेषकर मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय उन्हें बिना कुछ पूछे हत्या करने में भी आनंद आता था। अन्यथा जब फॉरसीज और बो परिवार के शाही कुलों द्वारा उसका पीछा किया गया, तो उसने 8000 मील पानी के भीतर सभी समुद्री लोगों का वध नहीं किया होता और समुद्र को खून से लाल नहीं किया होता। किसी भी तरह एक हीन स्थिति में फंसने पर व्यक्ति को विनम्र होना ही पड़ता है। यूनक्सियाओं ने मुस्कुराते हुए कहा, भाइयों, हमने आपसे कोई द्वेष नहीं रखा। आप हमें बंदी बना सकते हैं,
लेकिन आपको हमारी जान बख्शनी होगी। उन्होंने और डुआन यू ने तुरंत विरोध करने का विचार छोड़ दिया, जिससे फायरफिश कबीले के लोगों को आने और उन्हें कसकर बांधने का मौका मिला। यूनक्सियाओं ने हल्का संघर्ष किया और पाया कि रस्सी किसी अज्ञात समुद्री जानवर की कंडरा से बनी थी, जो बहुत लचीली थी और टूट नहीं सकती थी। तुम आज्ञाकारी हो, मैं तुम्हें वह देता हूं। बाद में मैं तुम्हें एक पूरी लाश के रूप में छोड़ दूंगा, आदमी ने व्यंग्य किया। चलो उन्हें कबीले नेता के पास ले आओ। उन दोनों को तुरंत समुद्र के तल की ओर ले जाया गया। स्तब्ध यूनक्सियाओं ने कहा, एक पूरी लाश? अरे अरे, क्या आप गंभीर हैं? हमने खुद को जब्त होने दिया था और फिर भी आप अभी भी हमें मारना चाहते हैं। क्या आप अपनी बात रखते हैं या नहीं? फायरफिश कबीले के एक आदमी ने 2 मोती निकाले और उन्हें उनके मुंह में डाल दिया। जैसे ही वे समुद्र में उतरे, उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। वे वास्तव में किसी भी समय सांस ले सकते थे और बात कर सकते थे, जैसे कि जब वे जमीन पर थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उस आदमी ने उन्हें जो दिया था वह जलविकर्षक मोती थे, एक प्रकार का खजाना जो भूमि प्राणियों को पानी में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता था। यूनक्सियाओ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। चूंकि वे उन दोनों को मारना चाहते थे, तो उन्होंने उन्हें इतना खजाना क्यों दिया? जलविकर्षक मोती मनुष्यों के बीच अत्यंत दुर्लभ था और इसकी कीमत महंगी थी। हालांकि समुद्री कबीलों में इनकी बड़ी मात्रा थी, फिर भी इन्हें बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना? दूसरी ओर डुआन यू शांत हो गया प्रतीत हुआ। वह पहले से थोड़ा अलग लग रहा था और उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, जैसे उसके दिमाग में कोई योजना हो। यह देखकर यूनक्सियाओ थोड़ा हतप्रभ रह गया और उसे कुछ समझ में आ गया। फायरफिश कबीले के सैकड़ों लोग उन्हें लेकर काफी देर तक तैरते रहे। पानी में उनकी गति बेहद तेज थी, हवा में उड़ रहे मार्शल ग्रैंडमास्टर से भी तेज। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें रहस्यवादी कलाकृतियों के बारे में अधिक समझ नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने भंडारण के छल्ले नहीं छीने थे और उनमें से लगभग 100 ने टाइगर किंग रथ को धक्का दिया, जबकि वे पीछे पीछे चल रहे थे। भाई, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? आपको हमें क्यों मारना चाहिए? जैसा कि कहा जाता है, हम हजारों मील दूर होने के कारण अलग हो जाते हैं, हम एक साथ आते हैं, जैसे कि पूर्वनीति द्वारा। यह भाग्य है जो हमें एक साथ लाता है, इसलिए हम दोस्त बन सकते हैं, यूनक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए 5 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर से कहा। दोस्त, उस आदमी ने उपहासपूर्ण भाव दिखाया और तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मनुष्य समुद्री लोगों से दोस्ती करने के योग्य हैं? तुम सचमुच अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हो। अध्याय 193 फायरफिश कबीला। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। यूनक्सियाओ ने मन ही मन डांटा, बहुत ज्यादा सोचो मेरे गधे। यदि आपने मुझे बंदी नहीं बनाया होता तो मैं आप जैसे मछली जैसे दिमाग वाले लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहता। बकवास। तुम्हें देखने के बाद मैं अब भविष्य में मछली का सिर नहीं खा सकता। लानत है, यह बहुत घृणित है। जैसा कि कहा जाता है, गुस्से में मुक्का मुस्कुराते हुए चेहरे पर नहीं मारा जाएगा। हालांकि फायरफिश आदमी यूनक्सियाओ से बात करने में बहुत घृणित था, लेकिन जब उसने यूनक्सियाओ को उसे देखकर मुस्कुराते हुए देखा, तो वह खुद को समुद्री कबीले के सदस्य के रूप में श्रेष्ठ महसूस करने से नहीं रोक सका। अचानक यह इंसान अब उसे इतना घृणित नहीं लग रहा था और उसने धैर्यपूर्वक समझाना भी शुरू कर दिया। पहले एक मानव विशेषज्ञ ने हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण किया था और हमारे 3 नेताओं को घायल कर दिया था। अब पूरा कबीला गुस्से में है और कबीले प्रमुख ने आदेश दिया है कि मानव को पकड़ लिया जाए। हमने सैकड़ों वर्षों से यहाँ मनुष्यों का कोई निशान नहीं देखा है। एक समय में एक से अधिक कैसे हो सकते हैं? यदि आप पिछले वाले से संबंधित नहीं हैं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। धिक्कार है, हमने हेंग युआन का दोष अपने ऊपर ले लिया। यूनक्सियाओ ने गुस्से में कहा, बेशक हम रिश्तेदार हैं। भाई फायरफिश, मेरा उस आदमी के साथ खून का झगड़ा था। अब वह कैसा है? क्या उसे चोट लगी है?
फायरफिश आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक संदिग्ध रूप से देखा और उसने एक ठंडी खर्राटे ली और कहा, 3 नेताओं के संयुक्त प्रयासों के तहत निश्चित रूप से वह अपने पैरों के बीच अपनी पूंछ दबाकर भाग गया। वह भी बुरी तरह से घायल हो गया है और शायद अपने घावों को ठीक करने के लिए कहीं छिपा हुआ है। हेंग युआन को घायल करने और स्वयं चोट झेलने में सक्षम होने के लिए ऐसा लगा कि तीनों नेताओं को 8वें या 9वें स्टार मार्शल ग्रैंडमास्टर होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि उनके कबीले प्रमुख की ताकत क्या है। जब तक कोई मार्शल सम्राट नहीं होंगे, भागने की आशा अभी भी महान रहेगी। आइए देखें कि वे क्या कर रहे हैं। यदि लड़ाई को टाला जा सके तो यह सबसे अच्छा होगा। भाई, फायरफिश कबीला किस श्रेणी का समुद्री कबीला है? यूनक्सियाओ ने पूछा। वह जानता था कि बहुत सारे समुद्री लोग थे जिनकी सटीक संख्या 4 समुद्रों के राजा भी नहीं गिन सकते थे। इसलिए कुलों की ताकत के अनुसार आसान प्रबंधन के लिए उन्हें 7 ग्रेडों में विभाजित किया गया था। समुद्री कबीले में सबसे शक्तिशाली वो परिवार था। सर्वोच्च अस्तित्व के रूप में और एक दिव्य प्राणी की तरह पूजनीय होने के कारण इसे किसी भी ग्रेड द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया था और इसकी स्थिति इतनी पवित्र थी कि यह पवित्र क्षेत्र के मानव दिव्य शहर से भी अधिक थी। पहला ग्रेड 4 सीज का शाही कबीला था, जिसका प्रबंधन 4 प्रमुख कुलीन समुद्री कुलों गुआंग, किन, शुन और रन परिवारों द्वारा किया जाता था। इसे एस ग्रेड भी कहा जाता था और यह महाशक्तियों से संबंधित था। 4 समुद्रों के राजाओं के अलावा कई समुद्री कुलों की ताकत भी एस ग्रेड तक पहुंच गई थी, लेकिन वे अभी भी नाम मात्र के लिए 4 समुद्रों के राजाओं द्वारा शासित थे। दूसरा ग्रेड ए ग्रेड था और कुलों में 10 मार्शल संप्रभु होने चाहिए। वे 4 समुद्रों में अधिपति की तरह अस्तित्व में थे। तीसरी श्रेणी बी ग्रेड थी और एक कबीले को बी ग्रेड में पदोन्नत होने के लिए केवल एक मार्शल सॉवरेन की आवश्यकता होती थी। चौथी कक्षा सी ग्रेड थी और कबीले को एक मार्शल सुप्रीम की आवश्यकता थी। 5वीं कक्षा डी ग्रेड थी और कबीले को एक मार्शल सम्राट की आवश्यकता थी। 6ठी कक्षा ई ग्रेड थी और कबीले को केवल एक मार्शल ग्रैंड मास्टर की आवश्यकता थी, जिसका अस्तित्व फायरक्रो साम्राज्य के ऊपरी राज्य के समान था। अंतिम ग्रेड एफ ग्रेड था और मार्शल किंग्स वाले किसी भी कबीले को इस ग्रेड में पदोन्नत किया जा सकता था। 7 ग्रेडों के अलावा अभी भी कमजोर समुद्री लोगों की एक बड़ी और बेशुमार संख्या थी। उन्हें समुद्री कुल शब्द का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें सामूहिक रूप से समुद्री विद्यालय कहा जाता था। उदाहरण के लिए, यदि फायरफिश कबीले का सबसे मजबूत विशेषज्ञ केवल एक मार्शल लॉर्ड था, तो उसे फायरफिश कबीला कहलाने की अनुमति नहीं थी, बल्कि केवल फायरफिश स्कूल ही कहा जा सकता था। समुद्री लोगों में पदानुक्रम बहुत सख्त था। किंघई के आसपास 10,000 मील समुद्र में कोई वास्तविक समुद्री लोग नहीं थे। समुद्री लोग आमतौर पर गहरे समुद्र में रहते थे, जो मानव महाद्वीप से बहुत दूर था। इसलिए भले ही डुआन यू वर्षों से किंघई में रह रहा था, लेकिन वह समुद्री लोगों के वर्गीकरण के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था। यह सुनकर उसे तुरंत दिलचस्पी हो गई और उसने अपने कान खड़े कर लिए। फायरफिश आदमी की आंखें चिंता से चमक उठीं, लेकिन जब उसने यूक्सियाओं का शुद्ध और मासूम चेहरा देखा तो उसने आराम किया और गर्व से कहा, हम फायरफिश कबीला एक डी ग्रेड कबीला हैं, 10,000 मील के दायरे में अधिपति। यूक्सियाओं की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। चूंकि यह एक डी ग्रेड कबीला था, फायरफिश कबीले में कम से कम एक मार्शल सम्राट होना चाहिए। अन्यथा समुद्री लोगों के सख्त लौह कानून के अनुसार ग्रेड का दुरुपयोग करने की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी। हालांकि जब उस आदमी ने गर्व से ऐसा कहा तो उसकी आंखों में चिंता की गहरी झलक आ गई। समुद्री लोग मनुष्यों के विपरीत अपेक्षाकृत सरल थे, जो षड्यंत्रकारी थे और अपनी भावनाओं को छिपाना पसंद करते थे। यूनक्सियाओं ने उत्सुकता से पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है भाई? आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? फायरफिश आदमी आश्चर्यचकित रह गया और उसने गुस्से से डांटा, आप इतने सारे सवाल क्यों पूछते हैं? क्या आप फायरफिश कबीले के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? डुआन यू अवाक था। जब आपने उसे सब कुछ बता दिया है तो क्या उसे जानकारी देने की जरूरत है? इसमें नाक भौं सिकोड़ने की और क्या बात है?
प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यूनक्सियाओ ने हैरान होकर कहा, बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ इतना है कि मैंने तुम्हें चिंतित देखा और मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं मदद करने के लिए कुछ कर सकता हूँ। हमारा एक साझा दुश्मन है और जैसा कि कहा जाता है, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। हम पहले से ही दोस्त हैं। फायरफिश आदमी ठिठक गया और उसने अपनी बड़ी मछली वाली आंखें झपकाईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे अचानक दोस्त कैसे बन गए, लेकिन यह कुछ हद तक उचित लगा। तो उन्होंने आह भरते हुए कहा, हमारे कबीले प्रमुख एक वन स्टार मार्शल सम्राट हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपने जीवन के अंत पर आ गए हैं। हमारे अगले सबसे मजबूत नेता टाई फैन कुछ समय पहले ही 9 स्टार मार्शल ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। मूल रूप से कबीले प्रमुख ने अपनी शेष दीर्घायु की कीमत पर लीडर टाई फैन को सीधे 9 सितारों के शिखर पर खींचने के लिए एक रहस्यमय तकनीक का उपयोग करने का इरादा किया था। जब वह उसके पास आया तो उसकी आंखों में क्रोध की झलक दिखाई दी और फिर वह हत्या के इरादे से मोटी आवाज में बोला, लेकिन मानव विशेषज्ञ जिसने हाल ही में हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण किया था, उसने लीडर टाई फैन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अपने क्षेत्र को गिरने से बचाना उसके लिए पहले से ही बेहद भाग्यशाली है और 9 सितारों के शिखर को तोड़ने के लिए रहस्यवादी तकनीक का उपयोग करना अब उसके लिए संभव नहीं है। इस बीच लीडर टाई शिन और लीडर टाई बी दोनों के पास केवल 8 स्टार की ताकत है। मार्शल ग्रैंडमास्टर और 9 स्टार मार्शल ग्रैंडमास्टर्स तक आगे बढ़ने में उन्हें कम से कम 50 या 100 साल से भी अधिक समय लगेगा, लेकिन कबीले प्रमुख इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। फायरफिश आदमी की आंखों में गहरी चिंता थी और उसने दर्द से कहा, अगर कबीले प्रमुख के निधन से पहले लीडर टाई फैन एक मार्शल सम्राट बनने के लिए सफल नहीं हो सका, तो फायरफिश कबीला ई ग्रेड में गिर जाएगा। यह कुछ ऐसा है जिसे फायरफिश लोगों में से कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए हमें उस मानव विशेषज्ञ को पकड़ना होगा और उसे 1000 टुकड़ों में काटना होगा। डुआन यू पूरी तरह से अवाक था। बेवकूफ, उसने हमें फायरफिश कबीले के बारे में सब कुछ बताया। ये समुद्री लोग सचमुच मूर्ख हैं। दूसरी ओर यूनक्सियाओ की आंखें चमक उठीं। दैट टाई फैन एक 9 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर और 2 अन्य 8 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसा लगता है कि लड़ाई कठिन और कड़वी थी। हालांकि हेंग युआन शीर्ष 9 स्टार मार्शल ग्रैंडमास्टर हैं, डुआन यू के पूर्ण शक्ति हमले से वह पहले ही बुरी तरह घायल हो गए थे और यह असंभव है कि वह इतने कम समय में ठीक हो सकें। युद्ध के बाद वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया होगा। फायरफिश कबीले के 3 नेताओं के घायल होने के साथ उनके सबसे मजबूत विशेषज्ञ सिर्फ 7 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर होने चाहिए और उनका एकमात्र सहायक नेता वह कबीले प्रमुख है जो एक मार्शल सम्राट है। यूनक्सियाओ अपने दिल में योजना बनाता रहा। बहुत जल्द उन दोनों को फायरफिश कबीले के घर ले जाया गया। समुद्र के तल पर इमारतों का एक विस्तार दिखाई दिया जिसमें असंख्य फायरफिश लोग तैर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी इंसानी शहर में आ गए हों। यह पहली बार था जब डुआन यू ने ऐसा दृश्य देखा था और वह अवाक रह गया। उसने अपना अधिकांश जीवन दक्षिण सागर के तट पर बिताया था, लेकिन उसे कभी नहीं पता था कि समुद्री लोग इस तरह रहते हैं। उसने सोचा कि वे समुद्री जानवरों की तरह हैं, जो बिना किसी लक्ष्य के समुद्र में तैरते हैं और हर दिन भोजन की तलाश में रहते हैं। कई फायरफिश लोग, जिनमें अधिकतर बूढ़े, कमजोर महिलाएं और बच्चे थे, अपनी पीठ पर बड़ी टोकरियां लेकर शहर में ऊपर नीचे घूमते थे, जिसमें एक प्रकार का बैंगनी क्रिस्टल होता था। इनमें कुछ अलग दिखने वाले समुद्री लोग भी थे जो काम में काफी व्यस्त लग रहे थे। जब यूनक्सियाओ ने डुआन यू को पहली बार किसी शहर का दौरा करने वाले बम्पकिन की तरह उत्सुकता से इधर-उधर देखते देखा, तो उसने मुस्कुराते हुए समझाया, उन बैंगनी क्रिस्टल को प्राइमर्डियल क्रिस्टल कहा जाता है। मानव जाति के प्राइमर्डियल पत्थरों के समान समुद्री लोग उन्हें खेती के लिए उपयोग करते हैं। क्योंकि समुद्र तल संसाधनों में बहुत समृद्ध है, सामान्य समुद्री लोगों को भोजन और कपड़ों के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
मानव संप्रदायों की तरह उनके लिए हर दिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेती करें और उनमें से बाकी जो बूढ़े, कमजोर, महिलाएं और बच्चे हैं, वे प्राइमर्डियल क्रिस्टल्स के परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्हें आपने देखा है वे फायरफिश कबीले द्वारा नियंत्रित अन्य कमजोर कुलों से हैं। डुआन यू ने मजे से सुना, लेकिन उसने तिरस्कारपूर्ण भाव दिखाया और कहा, मैंने अपना अधिकांश जीवन किंघई में बिताया है। क्या आपको लगता है कि मैं इस सामान्य ज्ञान को नहीं जानता? क्या मुझे आपके बताने की जरूरत है? दूसरी ओर फायरफिश आदमी हैरान था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आपको समुद्री लोगों के बारे में कुछ खास समझ है। जल्द ही वे शहर में उतरे। फायरफिश आदमी स्पष्ट रूप से ऑपरेशन का नेता था, क्योंकि उसने टाइगर किंग रथ की ओर इशारा किया और कहा, यह एक अच्छा रथ है। इसे टाई यू के पास भेजें और उसे प्राइमर्डियल क्रिस्टल्स के परिवहन के लिए इसका उपयोग करने के लिए कहें। इसके साथ एक यात्रा एक सामान्य कार्यकर्ता की सैकड़ों यात्राओं के बराबर है। यूनक्सियाओ कुटिलता से मुस्कुराया, उसने अपना आखिरी टाइगर किंग रथ खो दिया था। फायरफिश आदमी उन दोनों की ओर मुड़ा और कहा, तुम मेरे पीछे कबीले प्रमुख के पास आओगे। यदि तुम सच में समझा सकते हो कि तुम उस आदमी के साथ ही नहीं हो, तो शायद कबीले प्रमुख तुम्हारी जान बचा सकते हैं। रास्ते में यूनक्सियाओ से बात करने के बाद उस व्यक्ति ने उसके बारे में अच्छी राय विकसित कर ली थी और वह उन्हें मारने की इच्छा पर कम जिद कर रहा था। चूंकि वे दोनों समुद्री जानवरों के टेंडन से बंधे हुए थे, फायरफिश आदमी को डर नहीं था कि वे भाग जाएंगे, इसलिए वह उन्हें अकेले सबसे बड़े महल की ओर ले गया। उनके गुजरते समय दोनों ओर के रक्षकों ने उन्हें सलामी दी, जिससे पता चला कि कबीले में उनका रुतबा ऊंचा था। फायरफिश महल लगभग मनुष्यों की नकल में बनाया गया था, लेकिन इसमें कई खूबसूरत मूंगे, कीमती खजाने और विभिन्न चमकदार चीजें थीं, इसलिए यह और भी अधिक सुंदर लगती थी। विशाल हॉल की छत पर ज्वाला का एक टोटेम उकेरा गया था, जो देखने में बहुत ही विचित्र लगता था। यूनक्सियाओ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। समुद्री लोग आमतौर पर आग से डरते थे, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि फायरफिश कबीले के पास ज्वाला का कुलदेवता क्यों था और उन्होंने अपने नाम में आग का इस्तेमाल क्यों किया। टाइफी, आप अपने साथ किसे ला रहे हैं? बड़े हॉल में एक बूढ़ी आवाज धीरे धीरे गूंजी। ऐसा लग रहा था कि आसपास के कीमती खजाने उजले हो रहे थे और हॉल में रोशनी टिमटिमा रही थी और हिल रही थी, जिससे लोगों को एक धुंधला सा एहसास हो रहा था, मानो हॉल खुद ही फायरफिश कबीले के ऊंचे मुखिया की तरह बुढ़ापे में कदम रख चुका हो। फायरफिश आदमी तुरंत एक घुटने पर बैठ गया और बोला, मेरे प्रभु कबीले प्रमुख, मैंने 2 इंसानों को पकड़ा है। बूढ़े कबीले के मुखिया की धुंधली आंखों से अचानक प्रकाश की 2 किरणें निकलीं, मानो कोई सोया हुआ शेर अचानक जाग गया हो और पूरे हॉल में एक अत्यंत शक्तिशाली दबाव फैल गया। ताई फेई घबराई हुई लग रही थी। उस समय 5 सितारा मार्शल ग्रैंडमास्टर उस बच्चे की तरह था जिसने कुछ गलत किया था। उसका सिर झुका हुआ था और बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी।